नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 31,938 स्वयं सहायता समूह को 218 करोड़ 50 लाख का रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि का ऑनलाइन भुगतान किया है। कार्यक्रम में ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि इस भुगतान के बाद स्थानीय रोजगार में इजाफा होगा और प्रवासी मजदूर, श्रमिक और कामगार जो यूपी लौट रहे हैं उन्हें काम मिलने में आसानी होगी। संगठन है, हर गांव का जो स्वयं सहायता समूह है वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, उसकी एक अध्यक्ष है, उनकी 7 समूह की सदस्य हैं। आज हमने 31,938 स्वयं सहायता समूहों को कुल 218.49 करोड़ रुपए अवमुक्त किया, जिसमें 15,00,000 पर ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड और 1,10,000 CIF हमने दिया सभी ग्रुपों को। बाकी जो हमारे आज बैंकर थे, आज जो हमने पैसा ट्रांसफ़र किया वो ICICI बैंक के माध्यम से किया। उसका बैंक का सहयोग इसलिए आवश्यक है कि हम CIF और रिवॉल्विंग फंड जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद वो CCL उनके लिए सैंक्शन करानी होती है। तो हमारा जो ग्रुप है उसको बैंक CCL देता है, वो जो व्यवसाय करते हैं उससे जो लाभ होता है उससे अपने लोन को भी अदा करते हैं और जो बचत होती है उससे अपनी कैपिटल को भी वो बढ़ाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक करते हैं। तो इसलिए आज आपने देखा होगा जो शुरुआत हुई स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। यही तो कहा उन्होंने कि स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम। तो महिलाओं के बारे में अभी तक ये था कि सब महिलाएं घर में रहेंगी और घर का काम करेंगी, लेकिन जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो स्वच्छता और महिलाओं का उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की रक्षा, इन सब बातों को मोदी जी ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के निशादगंज इलाके में भी कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद निशादगंज की कई गलियों को सील कर दिया गया है। जिस तरह से देश भर में कोरोना का कहर जारी है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ में स्थित निशादगंज के क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से वहां के कई इलाके सील किए गए हैं। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के हर दिन बढ़ते आंकड़ों से प्रशासन भी अब परेशान हो चुका है। दिन बर दिन नए आंकड़ों से कोरोना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर सोमवार को निशादगंज में एक युवती के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। उसके बाद बुधवार को एक और गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित मिली। निशादगंज में लगातार कोरोना के केस मिलने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और निशादगंज इलाके की कई गलियों को सील कर दिया गया है। निशादगंज 5वीं और 6ठी गली के बीच में एक मेडिकल की नर्स जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद उनकी भतीजी को पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने सारा एरिया को बैरिकेडिंग करा के सील कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोगों ने चूना का छिड़काव, विशेष सफाई अभियान, इसके अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने डॉक्टरों की टीम को बुलाकर और वो गली नंबर 7 से गली नंबर 4 तक लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है और स्क्रीनिंग के बाद रैंडम भी थोड़े सैंपल लिए जाएंगे। उसके बाद जो भी व्यवस्था बनेगी उस पर हम लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं। लॉकडाउन 4 के बाद कई चीज़ों में छूट दी गई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देश भर में बढ़ता जा रहा है, ये वाकई चिंता का विषय है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुकी है। कैमरा पर्सन PC चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
तबलीगी जमात के बाद अब देश में प्रवासी श्रमिक कोरोना बमों की नई खेप साबित हो रहे हैं। बाराबंकी में एक दिन पहले जहां 95 कोरोना मरीज सामने आए, वहीं उन्नाव में भी आज कोरोना से पहली मौत हो गई है। तकरीबन 70% नए कोरोना मामले श्रमिकों से जुड़े हैं। इस बीच रेलवे ने अपनी 200 ट्रेनों की बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिससे कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। यूपी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाई और लाखों प्रवासी श्रमिक अपने अपने घरों को लौटने के लिए यूपी आ चुके हैं। लेकिन अब यही प्रवासी श्रमिक यूपी सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए नए कोरोना बम भी कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। तकरीबन 70% नए कोरोना मामले ऐसे हैं जो प्रवासी श्रमिकों से जुड़े हैं। बीते 24 घंटों में 300 मामले उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के सामने आए, जिसमें तकरीबन 200 मामले प्रवासी श्रमिकों से जुड़े थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला बाराबंकी जिले का था, जहां तकरीबन 95 ऐसे कोरोना मरीज थे जो प्रवासी श्रमिकों से जुड़े थे। इनमें तकरीबन 50 प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। बाराबंकी प्रशासन की लापरवाही भी है, क्योंकि बाराबंकी प्रशासन ने जिन श्रमिकों को अपने अपने गांवों में क्वारंटीन किया था, वो एक दिन के बाद ही अपने अपने घरों को भी चले गए थे। ऐसे तमाम गांवों से शिकायत भी आई कि जो श्रमिक हैं उनको उनके गांवों से एम्बुलेंस पकड़ने भी गई थी। अब बाराबंकी के साथ ही उन्नाव में भी कोरोना बम फूटा है और उन्नाव में पहली मौत कोरोना से हुई है। प्रवासी श्रमिक सिर्फ बाराबंकी या उन्नाव ही नहीं, लखनऊ समेत तमाम जिलों में कोरोना बम साबित हो रहे हैं। और अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा सरदर्द है कि आखिर प्रवासी श्रमिकों को कैसे रोका जाए और इनकी निगरानी की जाए। साथ ही ट्रेनें भी चलने जा रही हैं और रेलवे ने 200 ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। ऐसे में माना जा रहा है अभी जो भी प्रवासी श्रमिक अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, वो भी इन ट्रेनों के ज़रिए उत्तर प्रदेश आना चाहेंगे, जिससे कोरोना के मामलों में इजाफा उत्तर प्रदेश में अभी और होना तय है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों से यूपी सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिलों के प्रशासन कैसे निपटेंगे, ये सवाल बरकरार है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर प्रवासी श्रमिकों के लिए आवाज उठाई और योगी सरकार का विरोध किया। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रमिकों के लिए आवाज उठाई है। इस अवसर पर कांग्रेस का कहना है कि यह राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर 1000 बसों की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने आज दोपहर सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान शुरू किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आदेश पर यह अभियान शुरू किया गया। इसमें कांग्रेस के 50,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने श्रमिकों के लिए आवाज उठाई और राज्य दमन का विरोध भी किया। आपको बता दें कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर 1000 बसों की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के विरोध करने का अनोखा तरीका ढूंढा है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज चारबाग स्टेशन पर 28 ट्रेनें श्रमिकों को लेकर पहुंची। रेलवे की ओर से इन श्रमिकों को थर्मल स्कैनिंग के जरिए टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इनको इनके घर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से भेजने का काम किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। मैं इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ हैं वो आ गई हैं। फिरोजपुर से गाड़ी आई है और बस इससे लोग उतर के अपने लाइन में जा रहे हैं और सबका टेस्ट किया जाएगा। पहुँचने के बाद किसी को भी थोड़ी भी चूक नहीं होने दी जा रही है। सबको लाइन से बुलाया गया है और लाइन से ले आके चेक करने के लिए कहा गया है। चेक करने के बाद इनको बस बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए अब कैसे यात्रियों का सिलसिला धीरे धीरे लाइन से एक कतार में होके ये लोग जा रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन से लोग जा रहे हैं। अभी ये ट्रेन फिरोजपुर से चल के आई है, चारबाग स्टेशन पहुंची है।
इससे श्रमिकों को धीरे धीरे उतारा जाए कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इनकी जांच भी देखिए, अब दिखाना कहूँगा, कैमरा पर्सन कहूँगा, देखो यहाँ पहुँचने के बाद इनके थर्मल स्कैनिंग हो रही है और जांच के बाद इनको अंदर जाने के लिए कहा गया है। बिना टेस्ट किए एक भी आदमी बाहर नहीं जा सकता है। सबकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, जांच हो रही है। तो फिरोजपुर से ये गाड़ी आ चुकी है। जो इसमें श्रमिक आए हैं वो लगातार अब धीरे धीरे कतार होकर जा रहे हैं और इनको टेस्ट करने के बाद में फिर जो बाहर बसें लगी हैं उत्तर प्रदेश परिवहन की, उनसे इनके जिलों तक, घरों तक भेजा जाएगा। प्रवासी श्रमिकों का आने का दौर जारी है। आप देख सकते हैं लगातार जो लोग अभी पहुंचे हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे, वो अपने कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और तमाम ये बसें जो लगी हैं उत्तर प्रदेश परिवहन की, ये जब लोग ट्रेनों से ये श्रमिक आ जाते हैं तो ये उतर के बाहर आते हैं, इनको बैठाया जाता है बसों में और अलग अलग ज़िलों में जाने वाले लोगों को इन बसों में बैठाकर भेजा जाता है। ये लाइनें लगी हैं, आप देख सकते हैं कि बसों की लंबी कतार लगी हुई है और जैसे जैसे ट्रेनें आ रही हैं वैसे वैसे इन बसों को जो यात्री हैं उनके गंतव्य तक रवाना किया जा रहा है। तो लगातार जो यात्रियों का जो सिलसिला है वो लगा हुआ है जाने का, और क्रम जो है वो एक तरह से कहें कि चारबाग का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि बसें पूरी तरह तैयार हैं। लोग अब कतार में खड़े होकर जो उनको पर्ची दी गई है उसी हिसाब से वो लाइन में खड़े हैं और यहाँ से वो रवाना होंगे अपने ज़िलों के लिए। अब यहाँ ये है स्टेशन के अंदर का नज़ारा, जहाँ पे तमाम ट्रेनें आ रही हैं और इन ट्रेनों से ही लोग, तमाम श्रमिक आ रहे हैं जो विभिन्न जगहों से ट्रेनें आ रही हैं और ये ट्रेन से उतर के ये बाहर जाते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ से जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने अपने ज़िलों को जाते हैं। पहले इनका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इनको यहाँ से ज़िलों में भेजा जाता है और इन बसों के जरिए भेजा जाता है। तो हम जानेंगे ज़रा सा कि आज कितनी गाड़ियाँ आएंगी। आज की तारीख में कुल 28 गाड़ियां यहाँ टर्मिनेटिंग है जो लखनऊ में होंगी। इसके अलावा जो गोरखपुर, देवरिया और लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं, उनके भी जो पैसेंजर जिनके लिए लखनऊ से उनके घर पहुंचना सुविधाजनक है, नज़दीक के जनपदों की हैं, तो उनकी भी डिबोर्डिंग यहाँ पर हो रही है सुबह से निरंतर। तो ये थे हमारे साथ रेलवे के जो अधिकारी हैं जो यहाँ तैनात हैं। उनका कहना है कि जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं उनके भी पैसेंजर यहाँ उतर रहे हैं और उनको यहाँ से डिबोर्ड किया जाए। जिनको यहाँ से सुविधा हो रही है लखनऊ से, जिनके ज़िले, जिनके गांव यानी जिनके घर पास है, उनको यही डिबोर्ड करके यहाँ से बसों में उठा के भेजा जा रहा है और ये लगातार सिलसिला जारी है। 28 ट्रेनें आज चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहुँचेंगी और उनसे जो भी प्रवासी लोग, श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनको इन बस यहाँ से गंतव्य तक भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी साफ हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल न करने वाली याचिका खारिज कर दी। अभी भी 1.5 वर्ष बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भर्तियों में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर के लिए अर्जी दी है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद शुरू हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आखिरी रोड़ा भी आखिरकार हट ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की इजाज़त दे दी और शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया से अलग रखने की जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी वो 3 जजों की खंडपीठ ने खारिज कर दी है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि इस भर्ती प्रक्रिया से विवादों का साया छूटने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के आईजी अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज थाने में एक अर्जी दी है और इस अर्जी के जरिए आरोप लगाए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया था। अमिताभ ठाकुर ने बलिया के राजू पटेल की एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंपी है, जिसमें साफ तौर पर यह आरोप है कि वो अपनी बहन के चयन के लिए दलाल से बातचीत कर रहा है। साथ ही जब 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित होनी थी तो उससे ठीक पहले
10:30 बजे और 9:57 पे अलग अलग मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक भी कराया गया था। साथ ही अखबारों ने भी दोपहर 12 बजे ये खुलासा किया था कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया का पेपर व्हाट्सएप पर पहले ही सामने आ गया था। ये सारे तथ्य अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज पुलिस को सौंपे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो कई तो ऐसे भी हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के टीटी में कम मार्क्स आए थे वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में इतने मार्क्स लाए हैं जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। अब यूपी सरकार 1.5 साल के बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पर अमिताभ ठाकुर के आरोपों का जवाब देती है या एफआईआर दर्ज करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से दुकानें खुल गई हैं, लेकिन केवल 50% ही दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों में खासी भीड़-भाड़ रहती है। सैकड़ों दुकानें स्टेशन की पटरियों पर लगती थी। लॉकडाउन के कारण नगर निगम ने चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर के क्षेत्र को नो बेडिंग जोन घोषित किया था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर पटरियों पर फिर से दुकानें लगती हैं तो कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा और बढ़ सकता है। मैं चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। आज के लॉकडाउन के पहले 24 मार्च के पहले यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता था कि पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। आज तो यहाँ कोई है नहीं। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने 5 जोन घोषित कर रखे हैं, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। अब ये जो 5 जोन हैं, इन 5 जोनों के अंतर्गत आज जो ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है या जो हॉटस्पॉट से बाहर हैं उनकी दुकानें आज से खुलेंगी, यानी ऑड इवन 50% दुकानें 3 दिन खुलेंगी और 50% दुकानें 3 दिन खुलेंगी। हफ्ते का जो 6 दिन है वो अलग अलग दाहिने और बाएं पटरी की दुकानें खुलेंगी। ये चारबाग स्टेशन के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। हालांकि इस समय जो प्रवासी श्रमिक ट्रेनों से चल के आ रहे हैं उनको ट्रेनों में बैठा के भेजा जा रहा है, लेकिन ये जब सामान्य स्थिति होगी तो आप देख सकते हैं क्या ये उसी तरह से फिर यहाँ पे मार्केट लगेगा जब कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने में व्यापक रूप से है और सरकार कोशिश कर रही है कि आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहें। जो पूरी तरह से ठप था धीरे सामान्य हो, लेकिन जब सामान्य हो जाएगा तो क्या यहाँ से ये पटरियों पे लगने वाली दुकानें फिर से लगेंगी या सरकार इसको नो वेडिंग जोन घोषित करेगी ताकि नो वेडिंग जोन होने की वजह से दोबारा से दुकानें न लगें और संक्रमण की स्थिति दोबारा ना पैदा हो। इस बात का संज्ञान शायद सरकार को लेना होगा। ये जिम्मेदारी हालांकि पटरियों पे और इस तरह की दुकानों पे लगने की जिम्मेदारी जो है वो नगर आयुक्त को सौंपी गई है। नगर आयुक्त की कमेटी, नगर आयुक्त अंतिम फैसला करेंगे कि ये जो दुकानें यहाँ लगती हैं वो लगेंगी कि नहीं। हालांकि ये पूरी तरह से जो ये पटरियों पर जो दुकानें लगती हैं पूरी तरह से अवैध है, अवैध दुकानें लगती हैं और हजारों की संख्या में यहाँ लोग ठेले, खुमचे, रेहड़ी लगा के पूरी तरह से इसका अतिक्रमण करते हैं। क्या सामान्य जब स्थिति होगी तो ये जो चारबाग के स्टेशन का बाहर का जो ये एरिया है क्या पूरी तरह से स्वच्छ और साफ होगा, इस पर सबकी नज़रें होंगी और देखना होगा कि जब सामान्य स्थिति हो जाएगी, जब दुकानें खुलने लगेंगी तो क्या ये ऐसे ही रहेगा या यहाँ फिर दुकानें सजेंगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी न ख़त्म हुआ है और कब तक होगा इसकी कोई पुख्ता समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो अब सब ये देखना होगा कि ये कंटेनमेंट जोन बना रहेगा, नो वेडिंग जोन बना रहेगा या नहीं। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से हरदोई जनपद में लगभग 4000 से अधिक प्रवासी मजदूर पहुंचे। शिफ्टवार ट्रेनों के माध्यम से आए श्रमिक मजदूरों को स्टेशन पर ही सैनिटाइज साबुन के साथ धुलाकर थर्मल स्कैनिंग कराई गई। इसके बाद जनपद की तहसीलों तक उन्हें रोडवेज बसों से पहुंचाया गया। अपर जिलाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप हरदोई प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कर्मचारी बहुत ही प्रतिबद्ध कर्मचारी हैं, रात दिन एक करके और पूरे साहस के साथ, पूरी लगन और निष्ठा के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं। और जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनके चेहरों पर मुस्कान लाना हम सभी लोगों का
एक परम कर्तव्य है जिसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। लॉकडाउन में संभल वारदातों का गढ़ बन गया है। संभल के बहजोई थाने के गांव नगलिया में दिन दहाड़े एक दबंग ने गोलगप्पे के रुपए मांगने पर गोलगप्पे बेचने वाले तेजपाल की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नगलिया में जब हत्या हुई है, जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ एक चीज कारण पता लगा है कि यहाँ पे नेत्रपाल जो यहाँ पे ठेला लगाता था, शिवराज इसको मना करता था कि यहाँ ठेला मत लगाओ, जबकि इसके पूर्व भी दोनों आपस में बातचीत भी आपस में इनकी होती थी। लेकिन आज ठेला हटाने के प्रश्न पे ये दोनों आपस में भिड़े हैं और उसको शिवराज ने इसको तमंचे से गोली चला। अभी आरोपी गिरफ्तार है, अभी भगा टीम लग चुकी है, जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। यूपी के कौशाम्बी में सैनी कोतवाली की अजुआ पुलिस चौकी के पास मिट्टी का टीला ढह जाने से 2 लड़कियों समेत 3 लोग मलबे में दब गए। जब तक मलबा हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जाता, तब तक दोनों लड़कियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। एक महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कुछ और लोगों के दबे होने की संभावना को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी को हटवाया। हालांकि मलबे में कोई और दबा नहीं मिला। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सहित एसडीएम व सीओ की मौजूदगी में दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अजुआ में जो है एक तालाब में जो है 2 लड़कियां जो है अपने घर की पुताई के लिए मिट्टी खोद रही थी, तो उसके तालाब के मलबे से, उसके करार से जो मिट्टी गिरने से वो दब गई और उनकी मौत हो गई है। एक का नाम पूनम है, दूसरा का अंजलि नाम है, और एक लड़की जो है, एक व्यक्ति और भी घायल हुआ है जिसको उपचार के लिए हम भेज रहे हैं। सोनभद्र में रायपुर थाना क्षेत्र के वैनी गांव में 2 दिन एक युवक का शव मिला था, जिसकी हत्या का आरोप परिजनों ने दुबेपुर गांव के एक परिवार पर लगाया था। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर आरोपी परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने घर के सामान को तहस नहस करने के बाद वृद्ध दंपति को घायल कर दिया था। इस घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस का एक सिपाही सुनील वर्मा भी हमलावरों की चपेट में आ गया। तीनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद दुबेपुर गांव में 5 थानों की पुलिस लगा दी गई है, जिससे गांव छावनी में तब्दील हो गया है। गांव वालों का कहना है कि आरोपी परिवार तंत्र मंत्र करता है और इसी परिवार ने 2 दिन पहले गांव के एक लड़के की बलि चढ़ा दी। हम लोग अपने घर में थे, फिर उसके बाद ये लोग 7:30 बजे ईटा पत्थर सब मारना तोड़ना शुरू कर दिया घर पर। लोग दरवाजा तोड़ के घर में घुस के उसमें औरतें खड़ी थी, आदमी लोग मार रहे थे। और हम लोगों का इसमें 2 भाई का कोई कसूर नहीं है, फिर भी ये लोग घर में घुस के जास्ती मारे इन लोगों को। आज सुबह 8 बजे हत्यारोपित के परिवार पर वादी पक्ष और गांव के अन्य लोगों ने उनके घर में घुस करके हत्यारोपित के पिता राम निरंजन मिश्रा और माता सरस्वती देवी और अन्य परिवारी जनों को उनके घर में घुस करके पीट दिया और उनके घर में तोड़फोड़ मचाई। फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को कंट्रोल किया। गांव दुबेपुर के जिन लोगों के द्वारा ये घटना करी गई उनको हिरासत में ले लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है उनकी तहरीर पर मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, मौके पर पोस्ट लगा दी गई है। लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा भी उस पर बड़ी निगरानी रखी जा रही है। क्या आम क्या खास, देश में सभी कोरोना महामारी से बेहाल हैं। इस बीच इंसानियत को शर्मसार करता एक ऐसा मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। भूख से बेबस गरीब इंसान को जब रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं नसीब हुआ तो सड़क पर मरे जानवर से ही वो अपनी भूख मिटाने का प्रयास करने लगा। भावुक करने वाला एक वीडियो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। कोरोना का कहर, हाईवे पर इंसानियत शर्मसार, कैसे शांत हो पेट की आग, जानवर का मांस खाने को मजबूर इंसान। तपती धूप, पैरों में छाले लिए और घिसी चप्पल पहने हाईवे पर चल रहे भूखे मजदूरों को तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन खाना ना मिलने पर इंसान कितना बेबस हो सकता है वो भी ज़रा गौर से देखिए। आपको भी कोई रास्ते में दिखता है तो हेल्प कीजिए और गवर्नमेंट को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये अल्फाज देश के उस आम आदमी के हैं जिसने भूख से बेहाल एक गरीब को मरा जानवर खाते देखा तो उसकी रूह सिहर उठी। सबसे पहले आप इस बेहद मार्मिक वीडियो को ध्यान से देखिए। जिंदगी में सब कुछ देखा, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ
ये आदमी बच्चा यहाँ पे मीट खा रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ। अरे भाई क्या हुआ, खाना नहीं तेरे पास है? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। यार भाई साहब, इसको खाना दे देते हैं अपन। खाना पड़ा है मेरे पास, इसको खाना दे देते हैं। थोड़ा दूर हो आप। वो आदमी क्या वहाँ पे रोड पे मरा हुआ जानवर खा रहा है। ये? हाँ ये खा रहा है ना। इसको खाना होने की व्यवस्था नहीं है इसकी? पता नहीं। चालू है ना ये। तू कहाँ का आदमी है, पहले बता मेरे को, है? कब से खाना नहीं खाया? पैसा दे रहा हूँ, रुक, खाना खा ले पहले। ये जो सामने आपको मीट दिख रहा है रोड पे पड़ा हुआ, शायद कोई जानवर मर गया है। ये इसको कुत्ता खाने जाएगा अभी। आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली, तो मैंने ये देखा, ये आदमी खा रहा था। तो आपको भी कोई रास्ते में दिखता है तो हेल्प कीजिए, और गवर्नमेंट को भी ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। ये वीडियो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति भूख की वजह से सड़क पर ही बैठकर एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। एक राहगीर ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए न सिर्फ इस बेबस को खाना दिया, बल्कि कुछ पैसे भी दिए। दरअसल कोरोना संकट ने गरीबों को 2 जून की रोटी का मोहताज कर दिया है। प्रवासी श्रमिकों का हाल आपने देखा ही है। सैकड़ों किलोमीटर ये गरीब भूखे प्यासे पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े हैं। ऐसे में इंसानियत को शर्मसार करता ये वाकया वाकई देश के सरकारी सिस्टम को आईना भी दिखा रहा है। दरिया दरिया घूमे मांझी पेट की आग बुझाने को किस किस को पहचाने। आज कोरोना काल में इस कहावत की पंक्तियां वाकई चरितार्थ हो रही हैं, क्योंकि हमें और आपको सड़कों पर ऐसे ज़रूरतमंद ज़रूर मिलते रहे होंगे जो शायद भूख से बिलखने को भी मजबूर हैं। इनकी मदद कीजिएगा ताकि फिर किसी हाईवे पर कोई गरीब मरे जानवरों का मांस खाने को मजबूर ना हो सके। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।